बंधन अरेंज ब्राइड ऑफ सीईओ पार्ट 10। आदित्य की सांसें भारी हो चुकी थी। वह माइक के ठीक सामने खड़ा था, लेकिन दिमाग में तूफान चल रहा था। उस मैसेज को देखने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके जिस्म से जान ही खींच ली हो। उसकी उंगलियां और भी ज़्यादा कस गई थी, जैसे भीतर के गुस्से और डर को रोक रहा हो। तभी हॉल में बैठे कुछ रिपोर्टर्स ने कहा, प्लीज़ स्टार्ट मिस्टर अग्निवंशी, एवरीवनस वेटिंग फॉर योर स्टेटमेंट। एक रिपोर्टर ने जोर से कहा, सर प्लीज़ स्टार्ट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। आदित्य ने धीमे से पलकें झपकाई, जैसे किसी गहरी नींद से जागा हो। उसने धीरे से पूरे हॉल में नजरें घुमाई। उसके फ़ोन की स्क्रीन पर वही नंबर अब भी चमक रहा था। उसने तुरंत स्क्रीन बदली और वरदान को एक मैसेज टाइप किया, फाइंड कशिश राइट नाउ। हर हाल में मैसेज भेजते ही उसने गहरी सांस ली, फ़ोन को पलटकर टेबल पर रख दिया था और दोनों हाथों से माइक को थाम लिया था। चेहरे पर वही सख्ती थी, पर अंदर से दिल बेचैन हो रहा था। उसका दिल तो चाह रहा था कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर कशिश को ढूंढने निकल जाए, पर वो अग्निवंशी एम्पायर की इमेज को और ख़राब नहीं करना चाहता था। मीडिया के कैमरे उसके चेहरे पर फोकस हो चुके थे। गुड इवनिंग एवरीवन। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर हर शब्द के पीछे एक दबा हुआ गुस्सा और डर था। कैमरों की फ्लैश एक साथ चमक उठी थी। हॉल की हवा में शोर और बेचैनी घुल गई थी। हर रिपोर्टर बस सवाल दागने का मौका तलाश रहा था। मिस्टर अग्निवंशी, क्या ये सच है कि आपकी शादी टूटने वाली है? आपके और नयनतारा के अफेयर की तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या मिसेस अग्निवंशी ने आपको छोड़ दिया है? क्या उन्होंने घर छोड़ दिया है? लोग कह रहे हैं कि आपकी शादी फेक है, जो कि आपने एक्ट्रेस शहरीन आहूजा और आपके स्कैंडल को दबाने के लिए की थी। क्या ये सच है सर? कैमरों की चमक के बीच आदित्य के सख्त चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन थे। उसकी निगाहें पूरे हॉल में घूमी, एक बार में हर रिपोर्टर की तरफ, जैसे वो सबके सवालों का वजन नाप रहा हो। सवालों की बौछार के बीच आदित्य ने एक गहरी सांस ली, फिर माइक की ओर झुककर ठंडे स्वर में कहा, डन। अब अगर आप सबका वर्डिक्ट पूरा हो गया है तो मेरी बात सुनिए। उसकी आवाज़ नीची थी, मगर उसमें एक ऐसी ठंडक थी जिसने पूरे हॉल को शांत कर दिया था। पहली बात, मेरी शादी फेक नहीं है, और जो लोग इसे फेक कह रहे हैं उन्हें शायद मैरिज का मतलब ही पता नहीं। और जो वीडियो आपने चलाया है वो भी रियल नहीं है। हॉल में हलचल मच गई थी। कैमरे और भी ज़्यादा फ्लैश करने लगे थे। उसी बीच आदित्य के फ़ोन पर वरदान का मैसेज पॉपअप हुआ। उसे देखकर आदित्य ने हल्की मुस्कान दी, ठंडी और गुस्से से भरी। उसने माइक को अपने करीब करती हुई तीखी आवाज़ में कहा, जिस वीडियो को आप सबने बड़ी खुशी से मेरी और किसी और के प्राइवेट मूवमेंट दिखाने की कोशिश की थी, लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, दोज क्लिप्स आर मॉर्फ्ड। उसने डोमिनेंट लहजे में कहा, फेस मैपिंग और एआई एडिटिंग से आज किसी की भी इज्जत उछाली जा सकती है, और आप सबने बिना एक बार भी वेरीफाई किए उस झूठ को ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया। वाओ। आदित्य ने ठंडी पर धारदार आवाज़ में कहा, आई एम अमेज्ड टू सी द न्यू फेस ऑफ जर्नलिज्म, वीडियोज मॉर्फ्ड, स्टोरीज ट्विस्टेड, एंड येट यू कॉल इट ब्रेकिंग न्यूज़। एक रिपोर्टर बोला, लेकिन सर विजुअल्स। आदित्य ने बीच में ही उसकी बात को काट दिया था। विजुअल्स? रियली? विजुअल्स आर आल्सो क्रिएटेड विद एआई, हु नोज दैट बेटर देन यू। वो कुछ हद तक आगे झुका। अब उसकी आंखें कैमरे में सीधे झांक रही थी। जिसने भी ये वीडियो बनाया है उसका पता लग चुका है। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट उसे ट्रेस कर रही है, और जो भी उस फेक वीडियो को सर्कुलेट कर रहा है, मार्क माई वर्ड, यू विल स्टैंड बिफोर मी इन कोर्ट। और दूसरी बात, शहरीन आहूजा मेरी खास दोस्त है। टू रोमांटिसाइज दोज मीटिंग्स इज नॉट जस्ट चीप, इट्स अ क्राइम। और जहाँ तक नयनतारा की बात है, उसने हल्की मुस्कान दी। उनके फैंस की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है, शायद इसलिए उनके फॉलोअर्स उन्हें इतना पसंद करते हैं। शी इज़ लाइक माई सिस्टर। तभी एक रिपोर्टर ने टोका, लेकिन सर क्या ये सही है? आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है आपको फैक्ट चाहिए, स्पेकुलेशन नहीं। वो झुककर माइक के करीब आया, आवाज़ और भी सख्त हो गई थी। तो फैक्ट के साथ आइए, फैब्रिकेटेड हेडलाइंस के साथ नहीं। वो माइक हटाकर सीधा खड़ा हुआ, अपने कफ बटन ठीक किए और ठंडे स्वर में कहा, अब आप सबको जवाब मिल गया होगा। गुड इवनिंग। आदित्य माइक से थोड़ा पीछे हट चुका था। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत रास्ता बनाने लगे थे। वो अपने सिग्नेचर चाल में शर्ट के कफ ठीक करते हुए बाहर जाने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज़ गूंजी, मिस्टर अग्निवंशी, एक सेकंड। आदित्य रुक गया था। पूरा हॉल जैसे सांस रोक कर देख रहा था। वो रिपोर्टर अपनी जगह से खड़ा हुआ, क्या आप कुछ अनाउंस नहीं करने वाले सर? हॉल में हल्की सरगोशियाँ गूंजने लगी थी। कैमरों की फ्लैश फिर चमकने लगी थी। आदित्य ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी नज़रें उस रिपोर्टर पर ठहर गई थी। एक पल को सन्नाटा छा गया था। वो बस उसे देख रहा था बिना कुछ कहे, पर उस नज़र में इतना गुस्सा, इतनी चेतावनी थी कि जैसे एक गलत शब्द पर वो हवा को भी जला देगा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस डेंजरस ठंडापन जो किसी तूफान से पहले आता है। आदित्य की आंखें कुछ सेकंड उस रिपोर्टर में गड़ी रहीं, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, अनाउंसमेंट, हल्की मुस्कान के साथ। व्हेन टाइम कम्स आई विल अनाउंस इट। वो माइक टेबल पर रखकर सीधा दरवाजे की ओर बढ़ गया था। सिक्योरिटी उसके पीछे पीछे थी। हॉल में सिर्फ कैमरों के क्लिक और सन्नाटा बाकी रह गया था। उसने हॉल से निकलते ही वरदान को उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए कहा जहां इस वक्त कशिश थी। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से रूम में
टीवी स्क्रीन पर अभी भी आदित्य अग्निवंशी की तस्वीर जमी हुई थी। वो पल जब उसने माइक टेबल पर रखकर ठंडे अंदाज में कहा था, जब वक्त आएगा मैं खुद करूंगा। कमरे में डिम लाइट्स जल रही थी। टीवी की नीली रोशनी काउच पर बैठी एक लड़की के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी उंगलियां रिमोट पर कसकर जमी थी, इतना जोर से कि उसकी हथेलियां सफ़ेद पड़ चुकी थी। मिस्टर अग्निवंशी, वो बुदबुदाई, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? उसकी आवाज़ कांपी। आपकी वाइफ किडनैप्ड है और आपको कोई परवाह नहीं। उसकी आंखें नम थीं। डर, गुस्सा और झुंझलाहट एक साथ उमड़ रहे थे। वह टीवी स्क्रीन को ऐसे घूर रही थी जैसे आदित्य वहीं खड़ा हो। उसी वक्त पीछे से गौरी आई। कॉफ़ी का मग था उसके हाथ में, माथे पर चिंता की लकीरें। ले, थोड़ी कॉफ़ी पी ले, उसने कहा। पर अगले ही सेकंड उसके सर पर हल्की सी चपत मारी। पागल लड़की। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कशिश थी। कशिश ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या है गौरी? गौरी ने बहुत सुकैरते हुए कहा। कोई अपनी ही किडनैपिंग का मैसेज अपने हस्बैंड को करता है क्या? उसने मग टेबल पर रख दिया था। और तू क्या समझती है, वो इतने बेवकूफ़ है कि समझ नहीं पाएंगे कि ये प्रैंक था। कशिश ने झट से रिमोट नीचे रखा। गौरी, मैंने तो बस क्या? हाँ, गौरी ने उसकी बात काटी। तेरे उस एक मैसेज से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में घबरा गए होंगे और तू कह रही है बस। कशिश चुप हो गई थी। उसकी सांसें भारी थी। टीवी स्क्रीन पर अब भी आदित्य का चेहरा ठहरा हुआ था, ठंडा और सख्त चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में जो झलक थी, कशिश उसे बहुत अच्छी तरह से पहचानती थी। वो गुस्से से ज़्यादा डर था। गौरी ने मग उठाया, कॉफ़ी की चुस्की ली और भौहें चढ़ाते हुए बोली, वैसे एक बात बता, तू तो कैफ़े से ऐसे निकली थी जैसे तेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो, फिर वापस क्यों आई? उस वीडियो में ऐसा क्या देख लिया था कि जीजू के बोलने से पहले ही तुझे पता चल गया था? कशिश ने झट से क्वेश्चन अपनी गोद में खींचा जैसे कोई राज छुपा रही हो, फिर हल्के से मुस्कुराई। उस मुस्कान में घबराहट भी थी और एक्साइटमेंट भी। आई एम ए फ्यूचर प्रोसिक्यूटर गौरी, उसने थोड़ा नाटंकी अंदाज में कहा। तो सबूत को एनालिसिस तो करना पड़ता है ना? गौरी ने हाथ बांधते हुए कहा। ओ, तू अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन गई है? कशिश ने सिर हिलाया। नहीं, बस थोड़ा ऑब्जर्वेशन पावर तेज है। उसने टीवी स्क्रीन की ओर इशारा किया। तारा दीदी ने कल दिवाली पार्टी में रेड ईयरिंग्स पहने थे, वही जो उन्होंने 2 दिन पहले ही इवेंट में डाले थे। गौरी की आंखें सिकुड़ी। तो कशिश मुस्कुराई। तो वो ईयरिंग्स उस वीडियो से मैच नहीं करते थे, और वीडियो में जो रिफ्लेक्शन था ना, वो ब्लैक ईयरिंग्स थे। और आदित्य ने कल क्लासिक वाइट शर्ट पहनी थी, ना कि पेस्टल पिंक जो कि वीडियो में शो हो रही थी। मतलब वीडियो फेक था। गौरी ने उसे देखकर आंखें बड़ी की। मतलब तो कह रही है कि एग्जैक्टली। कशिश ने उसकी बात बीच में ही काट दी थी। वो पूरा वीडियो मॉर्फ था और मिस्टर अग्निवंशी को किसी ने ट्रैप किया था। गौरी कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर हंस पड़ी थी। मिस शर्लॉक अग्निवंशी, तू अगर कोर्ट रूम में ऐसे ही बोलती रही ना तो जीजू की तो धड़कनें बढ़ा देगी। कशिश ने पास पड़ा क्वेश्चन पकड़ा और धीमे से बोली, वो भी मुझसे प्यार करें, काश वो दिन भी आए गौरी। गौरी ने शरारती मुस्कान करते हुए उसके सामने झुकते हुए कहा। ओह, वो दिन? पता है वो दिन तो आ चुके हैं शर्लॉक। कशिश झट से उसकी ओर देखी। क्या? गौरी ने धीरे धीरे हंसते हुए कहा। कल दिवाली पार्टी में 1 सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटाई थी जीजू ने तुझसे। कशिश ने चिल्लाकर कॉफ़ी का मग उठाया। बस अब और मत सुनाओ मुझे। गौरी, मुझे जब तक वो कन्फेस नहीं करेंगे मैं नहीं मानूंगी। वो हमेशा मुझे कंफ्यूज करते हैं। उसने जैसे ही रिमोट उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसी पल उसके कंधे से दुपट्टा फिसलकर नीचे गिर गया था। गौरी की नज़र अनायास ही उस पर पड़ी, गर्दन के पास। उसकी त्वचा पर हल्के लाल निशान उभर आए थे, ना बहुत गहरे पर उतने साफ थे कि गौरी का नज़र हटाना मुश्किल हो रहा था। कशिश झट से झुकी। मेरा दुपट्टा दो गौरी। लेकिन गौरी ने जल्दी से दुपट्टा अपने हाथ में ले लिया था। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आ चुकी थी। उसने सोफे पर खड़े होकर अपनी एक आँख को ब्लिंक करते हुए कहा, क्या हुआ था रात को? हाँ। कशिश ने एक पल को ठहर कर उसकी ओर देखा। चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और फिर गुलाबी। गौरी प्लीज़, उसने धीमी आवाज़ में कहा। वो कुछ नहीं था। गौरी ने हंसते हुए भौं ऊपर चढ़ाई। कुछ नहीं था? तो फिर ये कुछ नहीं इतना बोल्ड कैसे हो गया? कशिश ने घबराहट में दुपट्टा खींचकर ओढ़ लिया था। तू गलत सोच रही है। मैं? गौरी ने कॉफ़ी का कप उठाया। मैं तो बस देख रही हूँ, सोच तो खुद रही है। कशिश ने उसे गुस्से से देखा और घबराहट में दुपट्टा कसकर ओढ़ लिया और धीमे स्वर में बोली, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक शायद किसी मच्छर ने काट लिया होगा या फिर एलर्जी हुई होगी किसी चीज़ से। गौरी ने कॉफ़ी का कप हल्के से हाथ में हिलाया और शरारती मुस्कान के साथ बोली, हो सकता है, लेकिन लगता तो यह है कि ये निशान तो 6 फीट 5 इंच के बिलीनियर मच्छर ने दिए हैं। कशिश के गाल हल्के से लाल हो गए थे और वो कुशन जो उसकी गोद में था वह उसे और ज़ोर से गोद में कसकर बैठ गई थी। गौरी, तो फिर से मजाक मत बना। ये सच में वो नहीं है जो तू सोच रही है। उसने झुलाते हुए कॉफ़ी का कप होठों से लगा लिया था, लेकिन तभी उसकी आंखों में एक झिलमिलाहट सी चमक आई थी। उसके दिमाग में अचानक आदित्य की वो मधोशी भरी सरगोशी घूमने लगी थी। उस पल की गर्माहट, उसकी आंखों की इंटेंसिटी और हाथों की हल्की पकड़, सब याद आ गया था उसे। और तभी याद आया वह पल जब आदित्य ने उसके क्लीवेज पर हल्का सा बाइट किया था और बोला था, इफ़ गौरी टच यू हेयर अगेन
मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कशिश की सांसें तेज हो गई थी और कॉफ़ी अचानक उसके गले में फंस गई थी। हाथ थोड़ा कांपने लगा था, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी, गाल लाल और दिल बेतहाशा धड़कने लगा था। ये कब हुआ? उसने बुदबुदाया, जैसे खुद को संभाल रही हो। गौरी ने फौरन कप पकड़ लिया और कहा, अरे धीरे, क्या हुआ कशिश? कशिश ने खांसते हुए सिर हिलाया। नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। उसकी उंगलियां अभी भी कांप रही थी, लेकिन उसने जल्दी से दुपट्टा गर्दन पर डाल लिया था, जैसे किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रही हो। गौरी ने उसकी तरफ शक भरी नज़र से देखा। झूठ मत बोल, अभी कुछ याद आया ना तुझे? कशिश ने नजरें झुकाकर शर्माते हुए कहा, नहीं, वो कॉफ़ी गर्म थी। गौरी की आंखें सिकुड़ गई थीं, होठों पर वही शरारती मुस्कान लौट आई थी। गर्म कॉफ़ी या कोई और स्टीमी मोमेंट? कशिश ने तुरंत कुशन उसके ऊपर हल्के से दे मारा था। गौरी, तू ना बिल्कुल पागल है। लेकिन उसके गालों की लाली और बढ़ चुकी थी और होठों पर दबी हुई सी मुस्कुराहट खेल रही थी। गौरी ने हंसते हुए कहा, मिस कशिश अग्निवंशी, ये दिवाली काफ़ी दिलचस्प रही है आपकी। कशिश ने बस सिर झुका लिया, दिल की धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी, पर भीतर कहीं आदित्य की वो आवाज़ अब भी गूंज रही थी, इफ़ गौरी टच यू हेयर अगेन, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गौरी लगातार शरारती नज़रों से उसे देख रही थी और उसे टीज करते हुए गाना गाने लगी थी। रात दिया बुझा के पिया क्या क्या किया। कशिश ने गहरी सांस ली और हल्का गुस्से में झुंझलाते हुए बोली, वही तो नहीं याद गौरी? वही रात क्या क्या हुआ था मतलब? गौरी ने हैरानी से पूछा। कशिश ने कुछ पल तक चुप रहकर टेबल पर कप रख दिया। उसकी उंगलियां अभी कप की गर्माहट को महसूस कर रही थी, पर दिल के अंदर कुछ और ही गर्मी उठ रही थी। वो हल्के से बोली, गौरी, सच में बताऊं, मजाक तो नहीं बनाएगी ना? गौरी तुरंत सीधी होकर बैठ गई थी, आंखों में जिज्ञासा चमक आई थी। ओहो, अब तो खुद बोल रही है कि मजाक मत बनाना, मतलब मामला को ज़रूर है। चल बोल, क्या हुआ? कशिश ने दांतों से हल्के से अपनी निचली होंठ दबाई, चेहरे पर झिझक साफ थी। वो कल रात का कुछ याद नहीं है मुझे। मतलब? गौरी की भौहें ऊपर उठ चुकी थीं। मतलब? कशिश ने गहरी सांस ली। जब सुबह उठी तो बेड टूटा हुआ था, कमरे की हालत बस पूछ मत। उसने शर्माते हुए नजरें झुका ली। और मैं और वो एक ही मैट्रेस पर थे, उसने झिझकते हुए कहा। वॉट? गौरी की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई थी। फिर उसने तकिए से खुद का मुंह ढका और जोर से हंसी दबाने लगी थी। ओह माय गॉड कशिश, लगता है आदित्य जीजू ने कुछ ज़्यादा ही प्यार बरसाया होगा तुझ पर। कशिश झेंप गई थी। मैं सीरियस हूँ गौरी, मैंने जब उनसे पूछा तो कोई सीधा जवाब ही नहीं दिया, बस वही अपनी वही अजीब सी स्माइल। गौरी ने आंखें चौड़ी की। तो क्या बोल दिया उन्होंने? कुछ नहीं, बस कहा अगर याद नहीं तो शायद याद रहने लायक कुछ हुआ ही नहीं होगा। गौरी ने नाटंकी अंदाज में हाथ जोड़े। हे भगवान, उन्होंने कुछ भी नहीं? कशिश ने सिर झुका लिया। हाँ, और तुम दोनों साथ? हाँ। गौरी ने क्वेश्चन मुंह पर मारा। तो फिर मिस इनोसेंट अग्निवंशी, ये बताओ, बेड तो लकड़ी का था ना, आइस का तो नहीं, जो रूम का टेम्परेचर बढ़ने पर पिघल गया? कशिश ने उसे घूरा। गौरी ने ठाका लगाया। ठीक है, पर जब याद आ जाए ना तो मुझे भी बताना फुल डिटेल में। कशिश का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। बस करना गौरी, वो बुदबुदाई, पर अंदर ही अंदर उसके दिल में वही रात, वही झिलमिल यादें फिर से गूंज रही थी। तभी डोरबेल की तेज आवाज ने दोनों को चौंका दिया था। कोई लगातार उसे प्रेस कर रहा था, जैसे अगर अगले सेकंड दरवाजा नहीं खोला तो वे खुद तोड़कर अंदर आ जाएगा। गौरी का चेहरा उतर गया था। ओ माय गॉड, ये तो अब कौन आ गया? वो झुंझलाते हुए उठी और बाल ठीक किए, नाइट शर्ट के बटन ऊपर तक बंद किए और धीरे से दरवाज़ा खोला। लेकिन जैसे ही सामने खड़े शख्स को देखा, उसके शब्द गले में ही अटक गए थे। आदित्य अग्निवंशी। कोल्ड एक्सप्रेशन में भी खतरनाक लग रहा था। आंखें लाल, जबड़ा कसा हुआ और उंगलियां भी दरवाजे के फ्रेम पर जमी हुई थी। उसके पीछे की हल्की रोशनी में उसका चेहरा और भी सख्त दिख रहा था। गौरी ने थूक निकला, फिर हकलाते हुए बोली, आदित्य जीजू, आप? आदित्य की नजरें ठंडी थी। उसने बहुत ही गुस्से भरे लहजे में पूछा, कहाँ है वो? गौरी के चेहरे से सारा रंग उड़ गया था। वो अंदर है। तभी अंदर से कशिश की आवाज़ आई। कौन है गौरी? आदित्य की पलकें जरा सी झपकी। उस आवाज़ ने उसकी नसों में बहते गुस्से को थाम लिया था। एक सेकंड को वो कुछ नहीं बोला, बस गहरी सांस ली, फिर बेहद संयमित लहजे में बोला, आप 2 मिनट बाहर वेट कीजिए। गौरी गर्दन से हाँ में सिर हिलाकर दरवाजे के बाहर खड़े वरदान के पास खड़ी हो गई थी। वरदान ने जैसे ही गौरी को देखा, वो तो पलक झपकाना ही भूल गया था, जबकि गौरी का ध्यान सिर्फ आदित्य पर था। वो साइड में हटते हुए बुदबुदाई, जीजू का ये एक्सप्रेशन देखकर तो लग रहा है तूफान आने वाला है। अगले ही पल दरवाज़ा धीरे से क्लिक की आवाज़ के साथ बंद हुआ। कशिश ने भौहें सिकोड़कर सिर घुमाया। कदमों की आहट नपे तुले लेकिन भारी थी। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। उसने सामने वाले शख्स को देखे बिना ही पूछा, कौन था गौरी? पर जैसे ही वो मुड़ी, उसकी सांसें अटक गई थीं। आदित्य दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था, पूरे कद में, वही काली शर्ट, बाहों तक मुड़ी हुई, आंखों में वही खामोश तूफान। कशिश ने झटके से खड़े होने की कोशिश की,
लेकिन उसका एक हाथ में कॉफ़ी का मग और दूसरे में चिप्स का पैकेट था। मग थोड़ा हिल गया था और कॉफ़ी की कुछ बूंदें उसके हाथ पर भी आ गिरी थी। पर अगले ही पल वो बस उसे घूरती रह गई थी। उसकी सांसें रुक सी गई थीं। आप? उसने हकलाते हुए कहा। आप यहाँ? आपको गौरी का एड्रेस कैसे पता चला? आदित्य की नज़रें सीधी और उसकी आंखों में थी। ना कोई स्माइल, ना कोई रिएक्शन, बस वही सर्द सी खामोशी जो ज़्यादा डरावनी लग रही थी। वो धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। कदमों की आहट कमरे के सन्नाटे को चीर रही थी। कशिश ने जल्दी से बोलने की कोशिश की। वो मैं बस गौरी से बातें कर रही थी। उसकी आवाज़ कांप गई थी। आदित्य उसके एक कदम दूर रुक गया था। उसकी आंखें नीचे गईं। कशिश के हाथ में कप और पैकेट पर फिर धीरे से बोला, आराम से बैठी थी लगता है। कशिश ने सूखा गला निगलते हुए कहा, नहीं, बस टीवी देख रही थी। वो घबराई हुई एक कदम पीछे हटी, पर आदित्य वहीं खड़ा रहा था। उसकी नज़रें जैसे कह रही थी, कल रात की बातें मुझे भी याद है कशिश। कशिश के कदम जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। वो घबराहट में कॉफ़ी का मग नीचे रखना ही भूल गई थी और बस अपने होठों को भींचकर खड़ी रह गई थी। आदित्य एक पल तो उसे देखता रहा। वो नज़र सख्त भी थी और कहीं गहराई में बहुत थकी हुई भी। धीरे धीरे उसने कदम बढ़ाए। कमरे में फैली कॉफ़ी की हल्की खुशबू अब अजीब सी बेचैनी में बदल चुकी थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने क्या किया था? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन हर शब्द में एक तीखापन था। कशिश की उंगलियां कांप गई थीं। क्या मतलब? वो जानती थी कि आदित्य उस मैसेज के बारे में पूछ रहा है, पर जो अपनी गलती मानकर सॉरी बोल दे वो कशिश नहीं हो सकती। आदित्य ने एक हल्की कड़वी हंसी छोड़ी। मतलब ये मिसेस अग्निवंशी कि आखिर आपने वो मैसेज हमें क्यों किया था? वो हड़बड़ाहट में बोली, मैंने तो बस। लेकिन उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, नहीं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मुझे ये जानना है कि कल रात हमारे बीच। आदित्य ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कमरा अचानक और भी तंग और कम महसूस होने लगा था। कशिश के अल्फाज उसके गले में ही अटक गए थे। आदित्य की नज़रें सिर्फ उसे देख रही थी, पर उन नज़रों में कंट्रोल, घमंड और डार्कनेस थी। तुम सच में नहीं जानती मिसेस अग्निवंशी? उसकी आवाज़ धीमी, लेकिन हर शब्द में डार्क तीखापन था। कल रात तुम्हारे हर एक कदम ने मुझे परेशान कर दिया है। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही थी? कशिश अपने मग को कसकर पकड़कर ठहरी रही। उसके होंठ हल्के से कांपे। मैं? वो हकलाई, लेकिन शब्द उसके गले में ही फंस गए थे। आदित्य मुस्कुराया और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में उठा लिया था, जैसे खुद पर काबू खो बैठा हो। कशिश की सांसें तेज हो गई थी। दिल की धड़कन उसकी रूह में गूंज रही थी। आप नीचे उतारिए। आदित्य ने कशिश को अपनी बाहों में और कसकर थाम लिया था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में जो आग झलक रही थी वह कशिश की रूह तक को हिला रही थी। कशिश के हाथ मग और चिप्स के पैकेट में फंसे हुए थे। आदित्य मुझे छोड़ो, उसने हकलाते हुए कहा, पर आदित्य ने उसकी आवाज़ में घबराहट और डर को पढ़ लिया था। छोड़ दूँ? रियली? उसकी आवाज़ में हल्की कड़वाहट थी और आंखों में डार्क इंटेंसिटी झलक रही थी। तुम सच में नहीं जानती मिसेस अग्निवंशी कि तुमने मेरे साथ आज किस तरह का मजाक किया है? एक बार भी सोचा तुमने कि? तभी कशिश ने उसकी बात बीच में ही काट दी थी। अच्छे से जानती हूँ नाना जी का क्या होता। मुझे उनकी फीलिंग्स और रेपुटेशन की परवाह ही नहीं है। और मैं इतनी लापरवाह क्यों हूँ? और आपको मेरी चिंता सिर्फ नाना जी की वजह से है। और अगर मुझे सच में कुछ हो जाता तो आप उन्हें क्या जवाब देते? यही कहना चाहते थे ना आप? मुझे आपके डायलॉग अच्छे से याद हो गए हैं मिस्टर अग्निवंशी, उसने मुंह बनाते हुए कहा। कमरे से बाहर आते ही आदित्य ने उसे और अपने करीब खींच लिया था। कशिश झटपटाई, लेकिन आदित्य की आंखें उसके हर मूवमेंट को पकड़ रही थीं और हर झटके पर उसकी मुस्कान और गहरी होती गई थी। जैसे ही वे दरवाजे के बाहर पहुंचे, वरदान और गौरी पीछे हट गए थे, जो कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। दोनों को चूहे बिल्ली की तरह लड़ता देख वरदान और गौरी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। गौरी ने कशिश को आदित्य की बाहों में देखकर हंसते हुए कदम बढ़ाए और उसके हाथ में पकड़े कप की तरफ इशारा करते हुए बोली, अरे यार, मेरा कप दे जाना प्लीज़। तुम दोनों की लड़ाई में मेरा क्यों नुकसान कर रही हो? उसकी आवाज़ में हल्की शरारत घुली हुई थी। कशिश का चेहरा अचानक कांप उठा था। उसने गहरी आवाज़ में कहा, तुझे कब की पड़ी है? मुझे इनके साथ नहीं जाना अभी। उसकी उंगलियां ऐसे कसकर मुट्ठी बन गई थी कि नाखूनों की टीस उसके कपड़ों पर हल्का सा नजर आ रही थी। आदित्य उसे लेकर अपने कार की तरफ बढ़ गया था। तभी वरदान ने गौरी की ओर देखते हुए फ्लर्टिंग अंदाज में कहा, मिस ब्यूटीफुल, क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? जी नहीं। गौरी ने नखरे से दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में बैठकर अपने दिल को संभालने लगी थी। बेचारा वरदान अपनी पहली मोहब्बत की बेरुखी को देखकर अपने दिल पर हाथ रख कर रह गया था। आदित्य ने सिर हिलाया और आराम से कशिश को कार में बैठा दिया था। उसकी आंखों में सिर्फ इंटेंसिटी थी, पर हौले सी मुस्कान भी थी। कुछ देर बाद वो दोनों अग्निवंशी मैंशन पहुंच गए थे। उसने सीट बेल्ट खोलकर उसे फिर से अपनी बाहों में उठा लिया था, क्योंकि कशिश ने तो बस एक ही बात की रट लगा रखी थी, मुझे जानना है कि कल रात क्या हुआ था।
उसके बाद ही मैं आपके साथ अग्निवंशी मैंशन जाऊंगी। पर आदित्य को उसे इस तरह परेशान करने में मज़ा आ रहा था। और अभी कुछ दिन तो उसका कशिश को कुछ भी क्लियर करने का कोई इरादा नहीं था। आदित्य कशिश को लेकर कॉरिडोर से होते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था। कशिश अब भी उसकी बाहों के घेरे में छूटने के लिए झटपटा रही थी, पर जैसे ही उसने सामने से रविशंकर जी और उदय अग्निवंशी को आते देखा, उसने जल्दी से अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया था। उसका शर्म से चेहरा लाल हो गया था। नाना जी, उसने जल्दी से आदित्य की कॉलर पकड़ते हुए रिक्वेस्ट की, प्लीज़ प्लीज़ नाना जी से कहना कि मैं बस बेहोश हो गई हूँ। उसने ड्रामा करते हुए अपनी आंखें भी बंद कर ली थी। सुबह जैसे नाना जी ने और मामा जी ने मुझे देखा था, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। मैं तो नहीं जाऊंगी उनके सामने। प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए ना। आदित्य ने कशिश को कसकर थामते हुए हल्की मुस्कान के साथ सिर लाया, जैसे कह रहा हो, तो ये तो तुम्हें सबके सामने आने से पहले सोचना चाहिए था, तो अब शर्माना नहीं पड़ता। कशिश ने और कसकर उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया था, पर अंदर की बेचैनी उसे हिला रही थी। उदय जी और रविशंकर जी ने दोनों को एक ही नज़र अपनी ओर आते देखा और फिर हल्का सा झेंपते हुए अपनी नज़रें घुमा ली थी। उदय जी बड़बड़ाते हुए बोले, आजकल के बच्चों को तो बिल्कुल भी बड़ों का शर्म लिहाज नहीं है। और एक हम थे, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो हम तो आपके सामने भी भोजन नहीं ले सकते थे दीक्षा के हाथ से। और आज के बच्चों को देखो, खुलेआम आशिकी करते हैं। सुबह से ही आदित्य और कशिश को एक साथ देखने के बाद से रविशंकर जी और उदय जी थोड़ा असहज हो गए थे, पर गलती भी उनकी थी। बेचारे आदित्य ने तो कितनी बार कहा था कि आप लोग कमरे से बाहर जाएं। उदय जी ने हल्का सा खींचते हुए कहा, बाबूजी, हमें इस तरह से बच्चों के कमरे में नहीं जाना चाहिए था। नई नई शादी हुई है उन दोनों की। पर उनकी आवाज़ में हल्की सी असहजता और शर्म दोनों थी। रविशंकर जी ने आंखें ताव देकर उन दोनों को देखा, पर कुछ कहे बिना धीरे धीरे सिर हिला दिया और उन दोनों को नज़रअंदाज करते हुए हल्की मुस्कान के साथ लॉन एरिया की तरफ चले गए थे। कशिश ने आदित्य का कॉलर पकड़ते हुए सांस ली। नाना जी चले गए ना, प्लीज़ बताइए। आदित्य ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। जैसे ही कमरे के दरवाजे के अंदर पहुंची, उसने हल्की मुस्कान के साथ उसे बेड पर बैठा दिया था। कशिश ने गहरी सांस ली और चेहरा अभी भी हल्का सा लाल था। वहीं दूसरी तरफ सब लोग रागिनी के कमरे में मौजूद थे। अहाना की हालत बहुत ही ख़राब हो रही थी इस वक्त। वो डर के मारे बड़बड़ाती जा रही थी। अगर भैया को पता चल गया तो वो मुझे जेल भेज देंगे क्या? मैं तो उन्हें बता दूंगी कि तारा दीदी ने कहा था मुझे उस वीडियो को न्यूज़ वेबसाइट पर पब्लिक करने के लिए। उसकी आवाज़ में घबराहट और डर दोनों झलक रहे थे। वो थोड़ी देर रुककर फिर कहने लगी, पर वो तो कह रही थी आदित्य भाई उनके बॉयफ्रेंड थे जब वो इंग्लैंड में एक साथ पढ़ते थे। कोई अपनी गर्लफ्रेंड को सिस्टर कैसे कह सकता है? मुझे लगता है तारा दीदी आप झूठ बोलती हैं। रागिनी ने उसकी तरफ देखा, हल्का सा सहमकर, अहाना बस शांत हो जाओ, सबको समझाना पड़ेगा, पर अभी कुछ भी खुलकर बोलना सही नहीं है और भाई को नहीं पता चलेगा तो जस्ट चिल। तुम बस यहीं रहो। और समर भाई कोशिश कर रहे हैं ना कि कोई भी ये पता ना लगा पाए कि वीडियो तुमने सर्कुलेट करी है। तुम्हारी इस गलती पर तुम्हें दादाजी और पापा माफ़ कर सकते हैं, पर आदित्य भाई नहीं। एक बार ऐसा कुछ करने से पहले मुझसे तो पूछ सकती थी ना। तभी तारा ने खा जाने वाली नज़रों से अहाना को घूर कर देखा। अहाना सहम कर रागिनी के पीछे छुप गई थी। वो आदित्य और कशिश को अलग करना चाहती थी, पर उसकी पूरी प्लानिंग मिट्टी में मिल जाने की वजह से वह बुरी तरह बौखलाई हुई थी। उसने एक पल के लिए गर्दन सहलाकर गहरी सांस ली, फिर अचानक कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। उसके कदम तेज थे और चेहरा किसी सुलगते अंगारे जैसा। सारे लोग रुक गए थे। रागिनी का मुंह आधा खुला रह गया था, समर का हाथ आधा ही बड़ा था। तारा बिना किसी हिचक के अहाना के सामने आकर झुक गई थी। उसने अहाना के चेहरे पर उंगलियां तेजी से दबा दी थी, जैसे किसी चीज़ का निशान छोड़ना चाहती हो। उसकी आवाज़ खरोंचदार और कटीली थी। अगर आदित्य को कुछ पता चला कि इन सब के पीछे मेरा हाथ था तो समझ लेना, तुम सोच भी नहीं सकती वो सबक सिखाऊंगी तुम्हें। मैंने तुमसे मना किया था ना हमारा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। तुमने ही कहा था तुम ब्रेव हो, हर काम कर सकती हो, तो फिर अब इस तरह डरकर कांप क्यों रही हो? नयनतारा ने उसके चेहरे पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा। अहाना की सांसें अटक गई थीं। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और आंखें डर से फैल गई थीं। तो तुम? वह हकलाई, हिचकते हुए कोई जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर शब्द कांप रहे थे। तारा ने अपने होठों को कुचलते हुए धीरे से कहा,
आदित्य सिर्फ मेरा है, और अगर वो मेरा ना रहा तो मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगी। वह कहते हुए पीछे हट गई थी। रागिनी ने झटका देकर तारा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर तारा ने उसकी तरफ एक तीखी नज़र से देखा और दांत पीसते हुए कहा, तुम लोग बस देखना, मैं ऐसा करूंगी कि आदित्य कभी किसी और के लिए नहीं सोचेगा। समर ने हौले से कहा, तारा इतना मत करो, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मुझे लगता है आदित्य भाई कशिश को पसंद करते हैं। बोथ ऑफ आर मैडली लव ईच अदर। पर तारा ने उसे धक्का देकर पीछे धकेला और मुस्कुराई। ही इज़ ओनली माइन, नो वन स्नैच्ड हिम। कमरे में सन्नाटा जैसे टूट गया था। आहाना बुरी तरह कांप रही थी, आंखों में आंसू भर आए थे। रागिनी ने फौरन आहाना को अपनी बाहों में लिया और धीरे से कहा, ठीक है, चुप हो जाओ, अब हम सब मिलकर संभाल लेंगे। तुम्हें भाई कुछ नहीं कहेंगे, और अगर भाई को पता भी चला तो मैं कह दूंगी कि इन सब में मेरी गलती थी। तुम डरना बंद करो। पर तारा की आंखों में अब भी वही आग थी, और बाहर आदित्य के कमरे की दीवार के उस पार कोई नहीं जानता था कि अगला कदम क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ आदित्य वॉशरूम से बाहर निकला। बालों से टपकती हल्की सी नमी उसके माथे और चौड़े कंधों पर फिसल रही थी। वो टॉवल से धीरे धीरे बाल पहुँच रहा था, और हर मोमेंट में वही सहज पर कमांडिंग रफ्तार थी। कशिश ने जैसे ही नजरें उठाईं, एक पल को उसकी सांसें अटक गई थी। वो ठिठक गई थी। सामने सिर्फ आदित्य था। खुले गले से हल्की सी नमी झलक रही थी, और उसकी आंखों में हमेशा की तरह वही गहराई थी, वही इंटेंस नजरें थीं जो किसी को भी बेबस कर दें। कशिश का चेहरा तप गया था। उसने थूक निकलते हुए तुरंत नजरें फेर ली थी और घबराकर कहा, शर्ट पहन लीजिए ना। इस तरह उसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी, पर वही उसकी मासूमियत को और भी उभार रही थी। आदित्य ने उसकी इस घबराहट पर हल्का सा मुस्कुराया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, टॉवल को कंधे पर डालते हुए, इतनी जल्दी क्यों शर्मा रही हो मिसेस अग्निवंशी? उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर उसमें एक अजीब सी डोमिनेंस थी, जैसे हर शब्द किसी जादू की तरह कशिश पर असर डाल रहा हो। कशिश ने पलट कर देखा। आदित्य, आप प्लीज़। वो जल्दी से बेड से उठकर खड़ी हो गई थी। क्या प्लीज़? हाँ। वो उसके बिल्कुल पास आ गया था, इतना कि उसकी सांसें अब बस कशिश की गर्दन से टकरा रही थी। मैं तो बस अपने कमरे में खड़ा हूँ, उसने फुसफुसाकर कहा। या तुम्हें यह भी पसंद नहीं कि मैं इस कमरे में रहूँ? कशिश ने एक कदम पीछे हटने की कोशिश की, पर आदित्य ने उसके पीछे की दीवार के पास आकर उसे पिन कर लिया था। कशिश, उसने धीमे से उसके कान के करीब झुकते हुए फुसफुसाया। तुम्हारी ये नर्वसनेस, उफ। कशिश की पलकें हल्की सी कांपी। वो कुछ बोल नहीं पाई थी। आदित्य ने मुस्कुराकर टॉवल बेड पर फेंक दिया था और कहा, अब बोलो, क्या करूं? शर्ट पहन लूं या ऐसे ही तुम्हारे दिल की बढ़ती धड़कनें सुनता रहूं? कमरे में हवा जैसे थम गई थी, बस उसकी सांसों की रफ्तार और कशिश की धड़कनों की आवाज़ गूंज रही थी। तभी कशिश ने हकलाते हुए कहा, आप क्या कर रहे हैं? आदित्य ने कशिश की तरफ एक गहरी नज़र डाली। उसकी सांसें जैसे अब उसकी हर हरकत के इर्द गिर्द घूम रही थीं। उसने धीमे से कहा, तुम इतनी डर क्यों रही हो कशिश? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। वैसे तो जंगली बिल्ली बनकर हमेशा पंजे मारने को तैयार रहती हो, तो अब क्या हुआ? अब भीगी बिल्ली की तरह कांप क्यों रही हो? वो मुस्कुराया, पर मुस्कान में नरमी नहीं थी, उसमें ऑथोरिटी थी, एक ऐसा एहसास जो बताता था कि इस कमरे में किसकी बात आखिरी है। कशिश ने नज़रें झुका ली। मैं बस। लेकिन अगले ही पल कशिश ने अपनी धड़कनों को काबू करते हुए हिम्मत से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आदित्य, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे लग रहा है आपकी याददाश्त चली गई है। मैं कशिश हूँ। वह आदित्य के करीब आकर उसे स्मेल करने लगी थी कि कहीं आदित्य ने ड्रिंक तो नहीं की, जो इतने प्यार से बात कर रहा है। लेकिन आदित्य उसे और भी ज़्यादा परेशान करने के मूड में लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के एक हाई क्लास होटल के 21वें फ्लोर पर रात का वक्त था। बाहर मरीन ड्राइव की लाइट झिलमिला रही थी और कमरे में सिर्फ एक नीली लैंप की रोशनी जल रही थी। और उस लैंप की रोशनी में एक लगभग 43 साल का आदमी ग्रे सूट में, बालों में हल्की सफ़ेदी छाई हुई थी, फ़ोन को कान से लगाए खिड़की के पास खड़ा हुआ मुंबई के व्यू को देख रहा था। उसकी आवाज़ में संतोष और रहस्यमय ठंडक दोनों थे। हाँ, डोनर मिल गई है, उसने धीरे से कहा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो खुद अपनी मर्जी से हार्ट डोनेट करने को तैयार है।
उसके लहजे में एक अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे किसी लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार उसका मकसद पूरा होने वाला हो। नाम, फ़ोन के दूसरी तरफ किसी ने पूछा। आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ मुड़ा और टेबल की तरफ चला गया था। टेबल पर कई फाइलें खुली हुई थीं। उनमें से एक पर बड़े साफ अक्षरों में लिखा था कशिश अग्निवंशी। वो ठिठका और अपनी उंगलियों से उस नाम पर हल्के से टैप किया। कशिश, उसने बुदबुदाया, इतनी मासूम, फिर भी इतनी परफेक्ट, हूबहू नंदिनी जैसी है। उसने फाइल पलटी। मेडिकल रिपोर्ट्स, ब्लड ग्रुप मैच, सर्जरी कंडीशन, हर चीज़ उसकी आंखों के सामने थी। वो फ़ोन पर फिर बोला, हाँ सब कुछ फिट है, बस एक बार वो साइन कर दे, फिर उसका दिल मेरा होगा। फ़ोन के दूसरी तरफ से किसी ने धीमे से पूछा, क्या वो सच जानने के बाद अपना हार्ट डोनेट करेगी? पर सर, उसे शक ना हो जाए। उस आदमी ने ख़तरनाक हंसी हंसते हुए कहा, शक? उसे तो पता ही नहीं कि वो क्या करने जा रही है। उसे तो बस ये लगता है कि वो किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रही है। उसने टेबल पर पड़ी फाइलों के बीच से एक दस्तावेज उठाया, कंसेंट फॉर्म फॉर वॉलेंट्री ऑर्गन डोनेशन, जिस पर कशिश के सिग्नेचर के लिए जगह खाली थी। वो उसे घूरते हुए बोला, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। डॉक्टर बनना कभी कभी बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। उसने टेबल पर रखी विस्की का गिलास उठाया और एक घूंट लिया और फिर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, अब सिर्फ वक्त का खेल है। जब तक आदित्य को सच्चाई पता चलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और इस स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।